गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडे कंप्यूटर क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम बात आपसे कर चुके हैं सीपीयू के बारे में, इनपुट डिवाइसेस के बारे में, और जो अदर पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, बता चुके हैं इसी प्रीवियस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे मेमोरी के बारे में। तो बेसिकली मेमोरी कंप्यूटर में किस तरीके से काम करती है और क्या इसका रोल रहता है। इट्स जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये ह्यूमन ब्रेन की तरह आपका होती है, जैसे आप अपने दिमाग में डाटा स्टोर कर लेते हैं और इन फ्यूचर जब भी आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आप उसको रिट्रीव कर लेते हैं, आप उसको कॉल कर लेते हैं। और कुछ चीज़ें आपको याद रख होती हैं बहुत पुरानी, स्टार्टिंग ओल्ड डेज़ की, कुछ चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपका जनरली आपका एक मेमोरी की तरह कंप्यूटर में भी डाटा स्टोर होता है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डेटा इज़ टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोर। बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी का काम आपका डाटा को फॉरवर्ड और स्टोर करना होता है। ये आपके डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट कॉल्ड सेल्स। सेल्स के फॉर्म में ये आपका डिवाइड रहता है और आपका इसका पर्टिकुलर एक हर सेल का आपका एक साइज होता है। इट कंप्यूटर हैज़ 64 के वर्ड्स, देन द मेमोरी यूनिट है 64 इंटू 1024 मेमोरी लोकेशंस। तो अगर आपको डाटा स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर तो उसका पर्टिकुलर एक मल्टीप्लिकेशन होता है, मेमोरी यूनिट को उसको डिवाइड करते हैं, उसकी लोकेशन डिफाइन होती है और इस तरीके से यहाँ पर 0 to 65535 ये इसकी रेंज होती है। इस रेंज में एड्रेस आपके लोकेशंस वेरी करती हैं 0 to 65535। आपकी 3 टाइप्स की मेमोरी होती है। एक आपका कैशे मेमोरी होती है, आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी। 3 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी में, या फिर हम इसको मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और आपका सेकेंडरी मेमोरी, 3 टाइप से कैश मेमोरी इसको हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैश मेमोरी की। तो कैश मेमोरी में क्या होता है, इट इज़ अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। सीपीयू की स्पीड को फास्ट करने के लिए, हाई करने के लिए, जितना ज़्यादा सीपीयू का अंदर कैश मेमोरी का योग होगा, सीपीयू उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। क्योंकि कैश मेमोरी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, स्मॉल होती है, फास्टर होती है इन कंपेरिजन टू प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये आपकी कैश मेमोरी बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। जैसे कोई भी चीज़ आपको कॉल करनी होती है दिमाग से, कुछ चीज़ें आपको एकदम से याद आ जाती हैं, कुछ चीज़ों को आपको सोचने में टाइम लगता है, तो वो आपका कैश मेमोरी का काम होता है कि कैश मेमोरी आपकी जो परमानेंट स्टोरेज है या आपका प्राइमरी आपका वहाँ पर मेमोरी, मेन मेमोरी में जो डाटा है वहाँ से उठा के तुरंत जो है सीपीयू को प्रोवाइड कराना, ये काम होता है कैश मेमोरी। इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट होंगे प्रोग्राम, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हम कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड होती है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, कैश मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। कैश मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम मिलती है, बहुत ही कम उसमें हम यूज़ करते हैं, तो बहुत ही बड़े अमाउंट का डाटा हम उसमें स्टोर नहीं कर सकते, बड़े अमाउंट की फ़ाइल हम एक बार में कॉल नहीं कर सकते, छोटी छोटी फाइल करके उसको हमको तोड़ के उसको कॉल करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। कैश मेमोरी जो होती है आपकी, जितनी ज़्यादा स्मॉल होती है उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, तो बहुत ही कम कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। और कंप्यूटर सिस्टम में, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में अगर कैश मेमोरी को हम बढ़ाएंगे तो उसकी कॉस्ट जो है कंप्यूटर की ज़्यादा हो जाएगी। तो जो सर्वर्स होते हैं, वर्क स्टेशंस होते हैं, उनमें कैश मेमोरी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नॉर्मल सिस्टम में कैश मेमोरी नॉर्मल ही रखी जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपका क्या होता है, इट इज़ होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज़ करेंटली वर्किंग। तो जिस समय हम कंप्यूटर पे जो काम कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर में तो बहुत सारा डाटा स्टोर होता है, लेकिन सारा का सारा डाटा आपका प्राइमरी मेमोरी पे नहीं आता। जो डाटा आप कंप्यूटर पे स्टोर कर रहे हैं,
ठीक है। जो डाटा आप जिस पर वर्क कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ऑफिस वर्ड कोड लगाया, फोटोशॉप कोड लगाया, तो वही डाटा आपको जो है प्राइमरी मेमोरी पर आएगा, बाकी का सारा डाटा आपका सेकेंडरी स्टोरेज में रहेगा। To hold data transferred from input-output devices to the input storage area where it remains there until computer is ready to process it। तो सारे डाटा को होल्ड पे रखता है, बाकी का डाटा जो अभी प्रोसेस होने वाला होता है, कुछ जो फास्ट वर्किंग होती है वो कैश मेमोरी के थ्रू होती है, और जो है जो आपका डाटा होता है कैश मेमोरी से प्राइमरी, जो आपकी प्राइमरी मेन मेमोरी होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज से कम होती है, लेकिन आपकी कैश मेमोरी से ज़्यादा होती है। ठीक है। इसमें भी बहुत सारे इसके वेरिएंट आ गए हैं, जैसे कि DDR2, DDR3, DDR4, इस तरीके से इसके मेमोरी के वेरिएंट आपके आ गए हैं। तो डाटा को प्रोसेस करने के लिए और इनपुट आउटपुट के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए करंट वर्किंग टाइम पे जो भी मेमोरी यूज़ होगी वो हमारी रैम पर स्टोर होगी। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी जो मेमोरी आप जिस पे वर्क कर रहे हैं वो अगर आपने सेव नहीं किया तो वो आपका दोबारा आप उसे रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, उसको फैच नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका मेन काम होता है। प्राइमरी मेमोरी एट द करंट टाइम आपकी रहती है, जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, जब तक वो आपके डाटा को स्टोर करके रखेगी, उसके बाद में वो डाटा आपका लॉस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है। या फिर हम बात कर लेते हैं जैसे कि कौन कौन से इसके जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है वो आपका क्या करता है कि डाटा को परमानेंट स्टोर करता है। बहुत सारे फॉर्म्स में सेकेंडरी स्टोरेज आता है, हार्ड डिस्क में आपका आता है, पेन ड्राइव में आता है, आप CD बना सकते हैं, DVD बना सकते हैं, या आप मैग्नेटिक डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। कई टाइप्स में सेकेंडरी स्टोरेज अवेलेबल है जहाँ पर डाटा परमानेंटली आप स्टोर कर सकते हैं। कुछ कंडीशन में डाटा बार बार रीराइट आप कर सकते हैं, कुछ कंडीशन में आप डाटा एक ही बार जो है राइट कर सकते हैं। तो क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं। रैम फंक्शन की अगर हम बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी की हम बात करें मेन मेमोरी में, तो रैम के जो फंक्शन होते हैं, मेन मेमोरी इन अ कंप्यूटर, ये आपकी मेन मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर इसके बिना आपका ऑपरेट नहीं होगा। द डाटा इन रैम कैन बी रीड रिटन, ठीक है, रीड भी आपको हो सकता है और आप इस पर राइट भी कर सकते हैं। बहुत कंडीशन में आप इसको कर सकते हैं, आप डाटा को रीड भी कर सकते हैं और डाटा को राइट भी कर सकते हैं। इट स्टोर्स डाटा इन प्रोग्राम दैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर, डायरेक्ट प्रोसेसर से डायरेक्टली आप एक्सेस इसको कर सकते हैं। इट होल्ड्स टेम्परेरी इंस्ट्रक्शन एंड डाटा नीडेड टू द कंप्यूटर टास्क, जो भी टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए उसको टेम्परेरी ये स्टोरेज होता है, रैम स्टोरेज जो होता है वो आपको स्टोर करके रखता है। बहुत ही फास्ट होता है, वेरी क्विक होता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज की स्पीड थोड़ी कम होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी हाइयर होती है। रोम के फंक्शंस की हम बात करें तो रोम इज़ अनदर टाइप ऑफ मेमोरी, डिफरेंट टाइप की अब मेमोरी है। परमानेंट, आप जैसा कि आपको बताया कि परमानेंट डाटा को स्टोर करती है, प्री लोडेड होती है। एक बार में मैन्युफैक्चर आपने लोड कर दिया तो आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं, उसको रिराइटेबल की कंडीशन भी पॉसिबल है, जैसे भी आपके पास में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है या फिर आपकी रीड ओनली मेमोरी डिवाइस है। इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस ये रहता है कि डाटा और प्रोग्राम में रैम में डिफरेंस ये रहता है कि स्टोर्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। जब तक आपका प्रोसेस चल रहा है, जब तक आपका आपने प्रोग्राम ओपन कर रखा है तब तक ही आपका डिवाइस पर स्टोरेज रहेगा, उसके बाद में आपका स्टोरेज नहीं रहेगा। रोम में क्या होता है, स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, आपका पर्टिकुलर डिवाइस में जाकर स्टोर हो जाता है, जो भी आपकी फाइल है वो स्टोर हो जाएगी आपकी डिवाइस में जाके। कंटेंट की हम बात करें तो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन टेम्परेली, थोड़े टाइम के लिए रैम जो है स्टोर करता है और रोम जो है परमानेंटली डाटा को स्टोर करता है। प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम बात करें तो रैम का प्रोसेसिंग टाइम फास्ट होता है इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज की। वोलेटाइल वर्सेटाइलिटी की बात करें तो ये ज़्यादा वोलेटाइल होता है और रोम नॉन वोलेटाइल होता है। तो ये कुछ 4 डिफरेंस थे जो कि आपको याद रखने हैं रैम एंड रोम के बीच में। उसके बाद में मेमोरी यूनिट्स आपको याद रखनी है कि किस तरीके से कोई भी हमारा डाटा होगा वो एक कोई ना कोई इसकी यूनिट होगी। जैसे हम वेट को केजी में, ग्राम में, ठीक है, टन्स में नापते हैं, लिक्विड को लीटर में नापते हैं, ठीक है, गैलेंस में नापते हैं। इसी तरीके से जो यूनिट आपकी मेमोरी की है तो उसमें परमानेंटली आप जानते हैं बाइनरी में स्टोरेज जो होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। लेकिन जब हम कोई डाटा स्टोर करते हैं, कोई भी इमेज है, PDF है, कोई भी डॉक्यूमेंट हम स्टोर करते हैं तो वो एक मेमोरी को कंज्यूम करता है, एक मेमोरी स्पेस को
वहाँ पर लोकेशन पे जाके स्टोर करता है। तो हर किसी डिवाइस की परमानेंट स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी होती है, चाहे वो रैम हो, कैश मेमोरी हो, कंप्यूटर में आपका हार्ड डिस्क हो, सेकेंड स्टोरेज डिवाइस हो, वहाँ पर उसका एक यूनिट रहता है। तो अगर हम बात करें सबसे छोटा का, तो 1 बिट सबसे छोटा आपका होता है 1 बिट, जो कि आपका होता है एक बाइनरी डिजिट, 0 या 1 बाइनरी डिजिट आपका होता है ये, जो कि हम 0 या 1 के यहाँ पे कह सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। उसके बाद में 4 बिट, बिट से बड़ा आपका क्या होगा, बिट से बड़ा होगा निबल, ठीक है। तो सबसे छोटा जो स्टोरेज का वो है वो आपका रहता है 1 बिट। फिर उसके बाद में अगर 8 बिट को इकट्ठा कर देंगे तो 1 बाइट बन जाएगा, 4 बिट से 1 निबल बन जाएगा, और 2 निबल से 1 बाइट बन जाएगा। 2 निबल इक्वल टू 1 बाइट बन जाएगा, ठीक है। ये और ये सेम ही है, एक बाइट में आप कह दें 8 बिट, ठीक है, या फिर इक्वल टू 2 निबल, दोनों एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाते हैं 10245, ये आपका 1 MB बन जाता है, 1 मेगाबाइट, सॉरी 1 KB, 1 किलोबाइट, ठीक है। और 1024 KB आपका बन जाएगा एक MB बन जाएगा, मेगाबाइट, 1 MB बन जाएगा 1024 KB, और 1024 KB मिलकर बना देंगे आपका MB मिलकर बना देंगे 1 GB गीगाबाइट, 1 GB इक्वल टू 1024 MB, ठीक है। तो आपने यहाँ तक में हो सकता है आपने ये वाली ना सुनी हो, लेकिन आपने KB, MB और GB आपने खूब सुना होगा, ठीक है। तो 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट एंड 1024 KB इक्वल टू 1 MB एंड 1024 MB इक्वल टू 1 GB। अब 1 GB से भी बड़ी बहुत सारी आपकी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि 1024 GB इक्वल टू 1 TB, ठीक है। 1 TB आपका जो होगा वो 1024 रहेगा। यहाँ पर सारी की सारी जो है यूनिट्स 1024 की फॉर्म में ही चलेंगी। तो GB, TB से बड़ा आपका आ जाएगा PB, ठीक है, जिसमें कि कितना होगा, उससे जो छोटी वाली यूनिट होगी उसका 1024 इक्वल टू होगा, यानी 1024 इक्वल टू 1 TB इक्वल टू 1024 TB। PB से भी बड़ा PB को बोलते हैं पेटाबाइट, उसके बाद में एक्साबाइट आ जाता है आपका, ठीक है, जो कि 1024 PB के इक्वल टू होगा। तो बड़ी यूनिट्स होती चली जाती हैं लगातार। एक्साबाइट आपका हो जाएगा जेडाबाइट, योटाबाइट, और उसके बाद में ब्रोंटोबाइट, और उसके बाद में जियोबाइट। तो ये सारी मेमोरी यूनिट्स हैं। ये आपकी जियोबाइट्स होती है, ये आपकी हाईएस्ट होती है, ये आपकी हाईएस्ट है। इससे बड़ी कोई यूनिट अभी तक मेमोरी यूनिट नहीं डिस्कवर की गई है, नहीं अभी तक किसी को पता है। तो सबसे बड़ी जो जियोबाइट आपकी होती है, जियोबाइट, उसके अंदर 1024 ब्रोंटोबाइट होता है, ठीक है। यहाँ पर सभी जो है 1024 के इक्वल ही यहाँ पर रहेगा। ये सभी आपका 1024 के इक्वल टू ही रहता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट मेमोरी यूनिट था, जो कि अभी आपको लर्न करने हैं, और इनकी हेल्प से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की। सेकेंडरी स्टोरेज में आपका कंप्यूटर स्टोरेज में बात करते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज, जो कि बहुत पुराना आपका टेक्नोलॉजी है मैग्नेटिक स्टोरेज।
इसमें हम क्या करते हैं, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि सारी मेमोरी यूनिट्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं तो आप इसको लर्न कर सकें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम इसको रब कर लेते हैं। रब करने के बाद में आगे चलते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस पे। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस बेसिकली आपका इस तरीके से, जैसे कि आपका पुराने ज़माने में ओल्ड डेज में आपका क्या चलता था, जिसमें कि आप डाटा स्टोर करते थे, मैग्नेट की फॉर्म में डाटा स्टोर होता था। जैसे आपकी फ्लॉपी डिस्क होती थी, वो आपकी एक मैग्नेटिक डिवाइस थी जो कि आजकल जनरली यूज़ में नहीं है। उसके बाद में जो आपकी फ्लॉपी डिस्क जो होती है, किस तरीके से आपका डाटा को स्टोर करती है, तो यहाँ पर इस तरीके से उसके अंदर जो डिस्क दिया होता है राउंड सर्किल में, ठीक है, बीच में आपका यहाँ पर स्पेस होता है। तो ये आपके सेक्टर्स यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड होते हैं। ये आपकी इनविजिबल लाइंस होती हैं, ये आपका सिंगल सेक्टर है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका सिंगल सेक्टर कहलाता है। उसके बाद इसमें ट्रैक्स बने हुए होते हैं, इस तरीके से सर्किट ट्रैक्स बने होते हैं, इनर ट्रैक, मिडिल ट्रैक, आउटर ट्रैक, ये आपके ट्रैक्स हैं। ठीक है, इनको हम इनर ट्रैक, मिडिल ट्रैक, आउटर ट्रैक इस तरीके से हम डिटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारा जो हार्ड डिस्क है उसी के अंदर भी इस तरीके से डिस्क होता है। ये आपकी हार्ड डिस्क 3.5 इंच, 2.5 इंच इन साइज में, इसका जो डायमीटर है ये इसका साइज होता है। ठीक है, इस साइज में ये अवेलेबल होती हैं। ये जो आपकी अलग अलग टाइप की अलग अलग साइज में, जैसे कि आपको कंप्यूटर में यूज़ करनी है तो आपकी थोड़ा बड़ा वाला यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप में यूज़ करना है तो फिर आप स्मॉल साइज़ की हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहीं हम बात करें टेप एंड कैसेट्स की, तो वो भी आपके मैग्नेटिक स्टोरेज होते थे, जो कि टेप आपने ओल्ड एज में जो कैसेट्स आपने देखी होंगी, जो रील थी, ठीक है, इस तरीके से रील वो चलती रहती थी, इस तरीके से कैसेट होती थी। ठीक है, यहाँ पर जो है रीड राइट हेड होता था, यहाँ पर इस तरीके से वो घूमी हुई होती थी और वो इस तरीके से जाके फिर इस तरीके से ये इस तरीके से कैसेट होती थी। इसको साइड ए और साइड बी, इसमें मैग्नेटिक टेप लगा हुआ रहता था, वो टेप लगा था, रोटेट होता था। तो ये ओल्ड एज की टेक्नोलॉजी थी जिसको हम मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो कारगर है जो हार्ड डिस्क है, जो हम आज की डेट में भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्ड डिस्क में काफ़ी डाटा हम स्टोर कर सकते हैं और इसमें मैकेनिकल थोड़ा कम यूज़ हुआ होता है। मैकेनिकल होता है लेकिन इसका थोड़ा मतलब कम यूज़ हुआ होता है। इस बारे में जो उसकी स्ट्रिप थी वो आपस में उलझ जाती थी, अगर हम उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर देंगे तो भी दिक्कत होती थी। ऐसा ही इसमें होता है हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क के अंदर भी एक रोटेटिंग मोटर रहती है जो कि इसके सेक्टर्स को रोटेट कराती रहती है। इसके साथ साथ एक जो है रीड राइट हेड होता है जो कि इस पर रीड एंड राइट की हर वक्त जो है करता रहता है। इसके बाद में हम और डिस्क स्टोरेज में चले जाएं तो यहाँ पर हमारे पास ब्लू रे डिस्क आ जाएगी। ठीक है, CD रोम डिस्क आ जाएगी जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। ठीक है, CD डिस्क आप सभी लोगों ने देखी होगी, इस तरीके से CD होती है, उसके अंदर एक फिल्म इसके ऊपर चढ़ी हुई होती है, एक एल्यूमिनियम इसके अंदर एक फिल्म इसको चढ़ी हुई होती है, उसके ऊपर आप डाटा रीड एंड राइट आप कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की CDs आती हैं जिसमें एक बार आप डाटा कर सकते हैं, मल्टी टाइम्स भी डाटा रीड राइट कर सकते हैं। CDR, CDRW, CDR आपका होता है CD राइटेबल, CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल राइटेबल। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट होता था। उसी के बाद में CD से बड़ा इसका मैक्सिमम जो स्पेस था 720 MB का, इससे ज़्यादा डाटा आप स्टोर नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन थी। लेकिन उसके बाद में इसको रिप्लेस कर दिया DVD ने, डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क में क्या हो गया कि आपका जो डाटा है वो आपका अप टू 4 to 8 GB तक का डाटा आप इसमें स्पेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको डबल लेयर कर दिया, आगे की साइड भी आप उस पर डाटा रीड एंड राइट कर सकते हैं, पीछे की साइड भी कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट साइज़ के जो साइजेस थे वो इसको अवेलेबल करा दिए गए। ठीक है, और आपका जो DVD था उसमें DVD-R और DVD-RW दोनों अवेलेबल थे। दोनों आपका वहाँ पर अवेलेबल थे। उसके बाद में कुछ और फ्लैश ड्राइव्स आपकी आ गई। फ्लैश ड्राइव भी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, यहाँ पर आपका किसी तरीके का मैकेनिकल इसके अंदर नहीं होता।
किसी भी तरीके का मैकेनिकल नहीं होता है। ये फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, चिप्स पर बेस होती हैं, कंडक्टर्स पर बेस होती हैं। इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता किसी भी तरीके का, ऑप्टिकल का कोई भी इसमें यूज़ नहीं होता। USB यूनिवर्सल सीरियल बस से ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती हैं, यूनिवर्सल USB से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे कि आपकी पेन ड्राइव हो गई, ठीक है, पेन ड्राइव आपकी डायरेक्टली आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड्स हो गए, SSD कार्ड हो गया, और आपका फ्लैश ड्राइव हो गई, ये सारे के सारे आपके फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस हैं जो कि जिनका स्पीड भी हाई होता है, डाटा भी आप कई बार मैनी टाइम्स रीड मैनी टाइम्स राइट कर सकते हैं। इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और ये कॉस्टली भी ज़्यादा होते हैं। ये डिवाइस आपकी कॉस्टली भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड होते हैं और चिप पर सारा का सारा इसमें स्टोरेज होता है। कोई भी इसमें मूवेबल पार्ट नहीं होता, किसी भी तरीके का आपका हार्डवेयर नहीं होता। तो ये मोर रिलायबल होते हैं, ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसके बाद में कुछ कनेक्शन की बात करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर CPU के अंदर कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि आपका माउस के लिए PS2 पोर्ट होता है या USB पोर्ट दिया हुआ होता है। उसके बाद में आपका जो पोर्ट है कनेक्टिविटी के लिए आपका LAN पोर्ट दिया हुआ होता है कंप्यूटर में, जिससे कि आप नेटवर्क सिग्नल को कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई पोर्ट, आपका वाईफाई सिग्नल का आपका मॉडेम आप उसमें लगा सकते हैं USB पोर्ट में। उसके साथ साथ आपका डिस्प्ले डिवाइस के लिए, डिस्प्ले डिवाइसेस के लिए आपका क्या दिया होता है, VGA पोर्ट दिया हुआ होता है, जिसमें आप जो है विजुअल ग्राफिक्स अरे जिसको हम बोलते हैं VGA को, तो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका मॉनिटर है या HDMI पोर्ट अब आने लगे हैं, हाई डेफिनेशन इंटरफेस, मल्टीमीडिया इंटरफेस, तो जिसमें आप मल्टीमीडिया डिवाइस को भी अपनी हाई डेफिनेशन TV को या फिर हाई डेफिनेशन डिस्प्ले को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑडियो पोर्ट आ जाता है आपका। ऑडियो पोर्ट कंप्यूटर में किसी भी तरीके की साउंड तो होती नहीं है, उसमें अलग से स्पीकर अटैच करने पड़ते हैं। तो स्पीकर्स के लिए आपको ऑडियो पोर्ट में ऑडियो आपको अटैच करना होगा। माइक्रोफोन के लिए आपको माइक्रोफोन अलग से दिया होता है। तो ऑडियो पोर्ट के लिए आपको 2 पोर्ट दिए होते हैं, जिसमें एक में आपको स्पीकर अटैच करना होता है, दूसरे में आप माइक्रोफोन अटैच कर सकते हैं, ठीक है। आपको उसके बाद में एक आपका नॉर्मल पावर का बटन, पावर का पोर्ट दिया होता है, पावर सप्लाई का, जिसमें आप पावर का सप्लाई देते हैं। ईथरनेट पोर्ट में, LAN पोर्ट में आप जो है कनेक्टिविटी के लिए देते हैं। तो ये सारे पोर्ट हैं जो कि आपको इसमें यूज़ करने होते हैं अपने कंप्यूटर में। और कीबोर्ड इनपुट आउटपुट के लिए आप ज़्यादातर जो है USB पोर्ट का यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने के जो कंप्यूटर होते थे उसमें प्रिंटर पोर्ट करने के लिए एक अलग से प्रिंटर का पोर्ट दिया हुआ होता था, जिसको हम LGA पोर्ट बोलते थे, लेकिन वो पोर्ट अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है USB पोर्ट से। तो ज़्यादातर आपको आजकल के जो कंप्यूटर हैं, मॉडर्न डेज के कंप्यूटर हैं, उसमें USB ही मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का सेशन था, जो कि आज आपका कंप्लीट हो गया है। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स अब उसमें कंपेयर हो गए। सेशन 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम आपसे बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में। किस तरीके के कंप्यूटर ऑपरेशंस होते हैं, किस किस तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं, क्या उसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं। अगर कोई भी आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। और इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी फ्रेंड्स पीछे रह गए हैं पुरानी वीडियोस को शेयर करें। पुरानी वीडियो में कोई भी डाउट आपका है अगर, तो वो आप उसको क्लियर कर लें अभी, और नेक्स्ट वीडियोस में हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के बारे में, सेशन 4 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।